हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज का क्वेश्चन चालू करते हैं बनाना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि नीचे दिए गए चार जोड़े में से एक जोड़ा डिफरेंट है। पहला है क्या, चीनी मीठा, बर्फ सफ़ेद, नींबू पीला, पत्ती हरा। ये तीनों में क्या दिख रहा है, नींबू पीला कलर का ही होता है, पत्ती हरा कलर का, यानी ये तीनों शो कर रहा है क्या, हमारा कलर शो कर रहा है। जबकि ये शो कर रहा है क्या, इसका टेस्ट, तो मीठा। तो ये डिफरेंट है, तो इसलिए आंसर ए हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि नीचे दिए गए चार फिर डिफरेंट पूछ रहा है। देखो, डी और बी दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, और इसमें है क्या, दो माइनस में डिफरेंस जा रहा है। किधर जा रहा है डिफरेंस, डी और बी में किधर है, -2 पे है। ठीक। इसमें है क्या, टी और भी में कितने का डिफरेंस है, PQRST TUV, यानी टी के बाद इधर प्लस में जा रहा है 2। ठीक है ना। तो एक डिफरेंस तो यहीं पे हो गया, और देख लेते हैं क्या, PN। तो P और N में कितना डिफरेंस है, MNOP, यानी क्या है, ये -2 गया। यानी कि देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये दोनों माइनस में जा रहा है जबकि ये प्लस में जा रहा है। तो ये भी ऑब्वियसली क्या जाएगा, ये भी माइनस में ही जाएगा। इसलिए हमारा सबसे डिफरेंट कौन सा हो गया, ये बी नंबर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या है। थर्ड नंबर है हमारा क्वेश्चन क्या, फिर है क्या, एक कोड भाषा है जिसमें कि बॉप मॉक को बोला जाता है हैंड शेक, और बॉप्टे को बोला जाता है शेक आउट। देखो, बॉप मॉक और हैंड शेक और शेक आउट में क्या है, सिमिलर, शेक 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 है इसमें दोनों में। शेक शेक में क्या मिल रहा है दोनों में, बॉफ बॉफ। तो बॉफ क्या हो जाएगा, बॉफ लिखाएगा, बॉफ हो जाएगा शेक के लिए। ठीक। बॉफ के लिए शेक हो गया, तो मोक किसके लिए हो गया, मोक मोक हो गया हैंड के लिए। ओके। और क्या है उसके बाद, तीसरे में क्या है, दोनों में सिमिलरिटी, जैमटे का होता है आउट स्मार्ट। आउट किसी में है क्या, हाँ यहाँ पे है सेक आउट। सेक आउट में क्या है, सेक आउट और आउट स्मार्ट में क्या मिलता है, जेमटे और बॉपटे, यानी टे मिल रहा है। तो टे किसका हो गया, टे हो गया आपको किसका है, आउट आउट मिल रहा है, तो आउट का हो गया। तो बचा कौन सा, आउट स्मार्ट में जेमटे, यानी जैम। जैम किसका हो जाएगा हमारा, स्मार्ट का। तो जिसमें भी जैम होगा वो स्मार्ट का है। और हमसे पूछ क्या रहा है, स्मार्ट टेस्ट। तो स्मार्ट टेस्ट में स्मार्ट है तो जैम होना चाहिए। जैम किस में, ढूंढो जल्दी से। जैम है आपको ये तीसरा नंबर में, जैम, जिप जैम। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अष्टमुडी झील, ये है आपको केरल में है। ठीक है ना, केरल में है ये झील, और ये एस्चुरीज बनाती है। एस्चुरीज में क्या होता है, जहाँ पे समुद्र से पानी मिलती है और थोड़ा सा लवण जल रहा होता है, उसी को एस्चुरीज बोलते हैं। तो ये आपको केरल में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बोल रहा है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताना है हमको। ठीक। तो इसमें क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ था। स्टेटमेंट है कि ये स्टेचुरी बॉडी है, तो ये स्टेचुरी बॉडी है, देख लीजिए है। दूसरा क्या है, इसमें कितने कुल सदस्य कितने हैं, 5, जबकि कुल सदस्य कितने हैं, 7। ठीक। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा था हमसे, रॉन्ग ही पकड़ने के लिए बोल रहा था। तो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग। 7 होता है सदस्य, कुल सदस्य, एक अध्यक्ष होता है और 6 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक। उसके बाद क्या है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सभी सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है। जी ये बस सही है, यानी कि हमारा पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, जबकि दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब एक आ रहा है कौन सा, स्टेचुरी बॉडी या सांविधिक निकाय। अब देखो हमारे यहाँ कितने हैं, बॉडी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और एक होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसको बोलते हैं जो कि संविधान के निर्माण के समय ही उसको बना दिया गया था, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
फाइनेंस कमीशन, फिर उसके बाद हो गया आपको कौन सा यूपीएससी हो गया। ये सब बॉडी है, कुछ कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि पहले से बना हुआ है, लेकिन कुछ कुछ जो बाद में बॉडी बनाया गया, कानून बना के नया बॉडी बनाया गया होगा, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब ये हमारा ऐसा नहीं है कि गैर संवैधानिक है तो मतलब हमारे ये इलीगल हो गया, एक्चुअली इसको बाद में बनाया गया इसलिए इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोला जाता है। ये दो तरह का बनता है, एक कानून जो कि पार्लियामेंट में पास करा के बनता है, जैसे स्टेचुरी बॉडी उसी को बोलते हैं, जैसे एनएचआरसी हो गया जो कि हमारे संसद कानून पास करके उसको बनाती है। और एक बॉडी होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको मतलब केंद्र सरकार को ज़रूरत है कोई काम करने का तो वो जो बॉडी बनाती है उसको क्या बोलते हैं, जैसे उदय हो गया, उदय है ना आधार से रिलेटेड बॉडी, उसके बाद नीति आयोग हो गया, पहले प्लानिंग कमीशन था, ये सब क्या है एग्जीक्यूटिव बॉडी। इसको मतलब संसद में केंद्र सरकार को ज़रूरत पड़ा, उसने अपना काम चलाने के लिए इसको बना लिया। और कोई कोई बॉडी बनती है, जैसे अभी आपको अनुसूचित बोल रहा हूँ, ओबीसी के लिए बना है एक नई बॉडी, तो वो स्टेचुरी बॉडी होगी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गूगल पे के बारे में पूछ रहा है। यह गूगल द्वारा निर्मित एक मोबाइल ऐप है, मोबाइल पेमेंट ऐप है, मतलब पेमेंट किया जाता है इससे। ठीक है, ये वाला तो पूछ रहा है क्या गलत कौन सा स्टेटमेंट है। ठीक है ना, इस ऐप से केवल बिल भुगतान किया जाता है, ऐसा होता है क्या, नहीं, सिर्फ बिल भुगतान नहीं होता, इससे आप एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। तो सिर्फ बिल भुगतान नहीं होगा, इससे पैसा भी पेमेंट किया जा सकता है, इसलिए ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इंडियन डिजिटल पेमेंट मार्केट में इसका मुकाबला सॉफ्ट बैंक के पेटीएम, वॉलमार्ट के फ़ोनपे जैसे ऐप से है ही। बहुत सारा अभी ऐप चल रहा है, मूवी विक है, ऐसा करके बहुत सारा चल रहा है। ठीक है ना, जो पे करता है, एयरटेल बैंक भी करता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, डिजिटल पेमेंट मार्केट के बारे में देख लें। 2019 में इसका मार्केट कितना था, भारत का डिजिटल भुगतान बाजार, ठीक ना, पहले था कितना, ये 64.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि 2023 तक में कितना होने वाला है, इसमें ग्रोथ आने वाला है 20.2% का, और ये हो जाएगा आपको 135.2 अमेरिकी बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा इसका मार्केट एनुअल वाला। ठीक, तो जिसको जिसको खोलना है अपना पेमेंट बैंक, उसमें अच्छा खासा ग्रोथ है। ऐसे भी लॉकडाउन में आदमी बाहर निकलेगा नहीं, तो पेमेंट यहाँ से ही करेगा, घर मतलब मोबाइल से ही करेगा, तो इसलिए पेमेंट बैंक का ग्रोथ बहुत अच्छा है। इसका आप देख ही रहे हो 20% दिखा रहा है 2023 तक में। तो अगर आपको भी पेमेंट बैंक बनाना है तो आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बोल रहे हैं। तो यह क्या बोल रहा है, कौन सा सही है, यह ब्रिक्स देशों द्वारा संचालित है। ठीक है, इसकी देखिए, इसकी स्थापना 2013 में ब्रिक्स में कौन कौन सा देश होता है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक, इन सब देशों ने मिलकर इसको 2013 में सोचा था कि इसको बनाया जाए। 2014 में ब्राज़ील में एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन का क्या बोलते हैं, फोर्टलेजा समिट के थ्रू ब्रिक्स बैंक की स्थापना की गई। तो ये याद रखना है, फोर्टलेजा समिट से कौन सा बैंक संबंधित है या कौन सा इंस्टीट्यूशन, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ है, संघाई में है। संघाई कहाँ है, चीन में है। ठीक, इसमें जो प्रारंभिक पूंजी डाली गई थी सब देशों के द्वारा मिलके, उसमें कितनी थी, $100 बिलियन। ठीक, ये भी कभी कभी आ सकता है। इसमें एक बात देखना है कि ये वर्ल्ड बैंक से कैसे अलग है। वर्ल्ड बैंक में जहाँ जो जितना पूंजी डाल के रखता है, मान लो किसी ने 100 बिलियन डाला है, किसी ने 50 बिलियन डाला है, किसी ने 10 बिलियन डाला है, किसी ने 1 बिलियन डाला है, तो उसमें क्या है कि आप जितना ज़्यादा मात्रा में पैसा डालोगे उतना ज़्यादा आपको राइट मिलेगा कि उस बैंक को क्या करना है, नहीं करना है। जबकि इसमें क्या है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में है ऐसा है, जितना भी भागीदार देश है अभी तक वर्तमान में समान मताधिकार है, सबको समान मिला हुआ है। ठीक, किसी के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक, तो ये वाला बात हो गया, आप इसको अच्छे से देख लो। फिर चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और की स्थापना 1968 में किसके सहयोग से हुई थी, तो किसके सहयोग से हुई थी, यूएनडीपी के सहयोग से। ठीक ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, गिंडी, चेन्नई में है। ठीक, देख लो आप, 1968 में की गई थी इसकी स्थापना यूएनडीपी की मदद से। ठीक, और ये किसके अंदर में काम करता है, तो भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के
अंडर में काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किधर गया जी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके बारे में, तत्वबोधनी समाज के बारे में। बोला क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज को पुनर्जीवित किया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने, इसमें से गलत स्टेटमेंट पकड़ना। देखो पहला ये भाई नहीं थे, इनके कौन थे? पिताजी थे। ठीक, तो ये गलत है हमारा, तो ये हो जाएगा। अब तत्वबोधनी समाज के बारे में देख लेते हैं। इसको किसने इस्टेब्लिश किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर ने इस्टेब्लिश किया था। कब किया था? 1839 में किया था। और ये क्या करना चाहते थे? राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, उनके विचारों को और फैलाना चाहते थे, तो इन्होंने अपना भी एक बना लिया था जिसका नाम था तत्वबोधनी समाज। तत्वबोधनी समाज ने एक अपना पत्रिका भी रिलीज किया था जिसका नाम था तत्वबोधनी पत्रिका। ठीक, और इसने अपना एक प्रेस बनाया था 1843 ईस्वी में। ठीक, जिसके थ्रू ये तत्वबोधनी पत्रिका छपता था। ठीक, अब ब्रह्म समाज के बारे में देख लेते थे। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1828 में। जो कि क्या करता था कि मूर्ति पूजा, कास्ट सिस्टम और रिलीजियस रिचुअल, मतलब जैसे होता है ना बहुत सारे बिना मतलब के अंधविश्वास, उसका विरोध किया गया था। ठीक ना, वो भी ये तत्वबोधनी सभा भी वही सब काम करती थी। देखिए फिर इसके बारे में ये क्या है बात बोल रहा है, ये इस सभा ने बुद्धिजीवियों के बीच तार्किक दृष्टिकोण का प्रसार किया ही। अगर सब मिलजुल के बात करेंगे और साइंटिफिकली सोच अपनाएंगे तो ऐसा होगा ही। ठीक, इसके अंक तत्वबोधनी पत्रिका ने बंगाली, ये तत्वबोधनी पत्रिका निकलती थी किस भाषा में? बंगाली भाषा में। ठीक, तो इन्होंने व्यवस्थित जो हमारा जो इतिहास का वर्णन है उसके बारे में अच्छा से व्यवस्थित अध्ययन की ओर हमें मार्ग इंगित किया तत्वबोधनी पत्रिका के थ्रू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि अच्छा ये बोला गया है पारसी धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्या है हमारा, देखिए कुछ जब विदेशों से पढ़ लिख के आए, पश्चिमी देशों से, जैसे पारसी समाज में लोग दादा भाई नेरोजी हो गए, जेबी वाचा हो गए, एसएस बंगाली हो गए, नेरोजी फरदोनजी हो गए, ये लोग जब आए तो उन्होंने अपने धर्म में भी जो बुराइयां थी उसको सुधारने के लिए एक संगठन का स्थापना किया जिसका नाम था रहनुमाई मादसन सभा। ठीक ना, ये कब हुआ था स्थापना इसका? 1851 में। तो इन्होंने अपने धर्म में सुधार के लिए किया, क्योंकि ये लोग बाहर से पढ़ लिख के आए थे, तो इन्होंने उनको जो लगा अपने धर्म में बुराई, उनको सुधारने का कोशिश किया और इसकी स्थापना की 1851 ईस्वी में। इसको भी याद रखना है आपको। ठीक, तो ये तीनों के तीनों थे इसमें शामिल, ऐसा कोई नहीं था कि जो नहीं थे इसके स्थापना में शामिल। एक और अलग से है जेबी वाचा, तो इनका भी नाम याद रखना आपको, जेबी वाचा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है कि यदि सरकार राजस्व के माध्यम से एकत्रित आय से अधिक व्यय करती है तो वो बजट घाटा होगा। तो सही है ना, अगर कमाई है सरकार का कितना 1000 रुपये और वो खर्च कर देती है कितना 1100 रुपये, तो बजट घाटा में हो गया ना 100 रुपये का। ठीक, 100 रुपये का घाटा हो गया, तो इसी को बोलते हैं बजट घाटा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, करों में कमी करने से सरकार का घाटा कम होगा। अरे करों में सरकार का आय का स्रोत क्या है? कर ही तो है, टैक्स ही तो है। अगर टैक्स जितना कम होते जाएगा तो वो कहाँ से खर्च करेगी? मान लो पहले 1000 रुपये टैक्स मिलता था, अभी जाके मिलने लगा 800, जो कोरोना पीरियड है, मान लो ऐसा होता है, तो 200 तो कम हो गया ना सरकार के पास जो पैसे आ रहे थे। तो अब ये सरकार पहले खर्च, मान लो 1000 भी टैक्स मिलता था या 1000 कमाई होता था, पहले 1100 रुपये खर्च होता था, तो खर्च तो कम नहीं होगा, लेकिन क्या हो रहा है हमारा कमाई कम हो गया, तो सरकार का बजट घाटा क्या हो जाएगा? और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाओं पर अधिक व्यय करने से सरकार के बजट घाटे में कमी होगी। अरे नहीं, सरकार जितनी सब्सिडी मतलब सरकार दूसरे को धन देती है। मान लो या कोई सामान अगर मिल रहा है, जैसे पेट्रोल 80 का है, तो सरकार हम लोगों को कितने में देती है? उसमें सब्सिडी लगा के उसको 70 में देती है। पहले किरोसिन तेल पे ज़्यादा मिलता था, अभी जैसे गैस पे भी मिलता है सब्सिडी, आपको गैस पे मिलता है, फिर आपको फर्टिलाइजर्स पे मिलता है। तो मतलब
कम दाम में बेचती है, उसका ओरिजिनल रेट कुछ और है, मान लो ओरिजिनल रेट है 100 रुपये, तो उसको सरकार हम लोगों को कितना में प्रोवाइड कराती है, 70 में, 60 में, ऐसे में प्रोवाइड कराती है। तो ये 30-40 रुपये कौन देता है, सरकार ही तो देती है। तो ये जितना ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा सब्सिडी देगी। और कल्याणकारी योजना मीन्स क्या होता है, कल्याण के लिए, जैसे आयुष्मान भारत योजना हो गया, फिर आपको हो गया जैसे आपको गृह वाला जो प्रधानमंत्री आवास योजना है, मतलब ये कल्याण, मतलब जो गरीब लोग हैं उसको विकास के मार्ग पे लाने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है या जो योजना है उसको कल्याणकारी योजना कहते हैं। अब मान लो किसी को गैस चूल्हा फ्री में दिया जा रहा है, किसी को 2 लाख 2 लाख 2.5 लाख का घर फ्री में दिया जा रहा है, सरकार का तो जा रहा है ना 2 लाख रुपए, ऐसा तो है नहीं कि फ्री में आ रहा होगा वो 2 लाख। तो इस तरह सरकार का बजट घाटा कम नहीं ज़्यादा होता। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है, सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है क्या कि निम्न में से कौन सा आवर्त गति पीरियोडिक मोशन है, ठीक है ना, का उदाहरण नहीं है। देख लेते हैं पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन किसको बोला जाता है, व्हेन द सेम मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना। जब देख लो जैसे क्या होता है, साल रिपीट होता है अपना 365 दिन बाद रिपीट हो जाता है। जैसे सन का मूवमेंट है, क्या होता है, हम 24 घंटा के बाद फिर से क्या हो जाता है, 12 घंटा के लिए जाता है सूरज, फिर से एक अपने निश्चित टाइम इंटरवल में उनका आना फिक्स है, ठीक ना। दिन होगा रात होगा, दिन होगा रात होगा, तो ये फिक्स मोशन चल रहा है। अब जैसे आप ये घड़ी का सुई देख लो आप, इतना कुछ टाइम इंटरवल है, इसका फिक्स है कि इतना इतना देर बाद ये यहाँ पे आएगा ही आएगा, नहीं आ रहा है तो आपका घड़ी ख़राब हो गया। तो ये सब मोशन क्या दिखा रहा है, इसी को पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। मतलब एक इक्वल इंटरवल टाइम में जब वो रिपीट कर रहा हो उसी चीज़ को। मान लो हम गए कहाँ पे, तो ये सब देख लेते हैं एग्जाम्पल में, झूला झूलता हुआ बच्चे की गति। तो एक उस सीसॉ में क्या होता है, लगभग लगभग फिक्स ही होता है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, तो ये फिक्स ही रहता है। तो ये होगा। घड़ी की सुइयों की गति अभी हमने बात की ही। सूरज का चारों ओर पृथ्वी का गति लगाना वो पक्का है ही, ठीक ना। सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति फिक्स है ना, वो 24 घंटे में ऐसे करके लगाती है, ठीक। उसके बाद किसी गेंदबाज द्वारा गेंद फेंकने की गति। अब देखो एक गेंदबाज क्या है, हर एक बार एक ही गति से फेंकेगा नहीं, कभी स्लोवर डालेगा, कभी फास्टर डालेगा, ताकि वो बैट्समैन को परेशान करते रहे। तो इसका गति कोई फिक्स नहीं है, ठीक। तो इसलिए ये क्या होगा, ये इसमें नहीं आएगा पीरियोडिक मोशन, ठीक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सी उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग की जाती है, ठीक। तो ये नाइट्रोजन हो गया। देख लीजिए आप यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन दिया जाता है, फिर फास्फोरस दिया जाता है, फिर पोटास दिया जाता है, ठीक। अब गेहूं के बारे में कुछ देख लेते हैं। गेहूं क्या है, भारत का एक मुख्य फसल है, और यह गेहूं का जो 97% क्षेत्र जो है वो क्या है, सिंचित क्षेत्र है, ठीक ना। यानी जितना भी गेहूं उपजाया जाता है उसमें से 97% क्षेत्र क्या है, सिंचित है। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा खेती हो सकता है गेहूं का, ज़्यादा फर्टिलिटी होगा इसका। गेहूं का प्रयोग क्या करते हैं, कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है, पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, ये वहाँ का मुख्य फसल है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बोलता है एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, ठीक। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है, एस्पिरिन क्या है, एक दवा है जो कि दर्द में काम आता है, ठीक ना। तो ये आपको मिलता है कहाँ से, वीलो नामक पेड़ से मिलता है। क्या नाम है उस पेड़ का, वीलो नामक पेड़ से मिलता है। इसके छाल पत्ती से दवाइयाँ बनाई जाती है, ठीक ना। चलिए ये दर्द में काम आता है आपको एस्पिरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन के जलने से क्या होता है, हाइड्रोजन के जलने से क्या होगा, पानी मिलेगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के जलने से क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। हाइड्रोजन का कितना होता है परमाणु संख्या, 1 होता है, 1 नंबर का है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है, यूरेनियम का ही ना हम परमाणु ऊर्जा बनाते हैं, परमाणु ऊर्जा में उपयोग करते हैं जिससे बिजली बनती है, ठीक। तो यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गांधी इरविन समझौते में हस्ताक्षर में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो
इन्होंने निभाई थी, तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक, अब देख लीजिए थोड़ा सा गांधी इरविन समझौता के बारे में देख लेते हैं क्या। यह कब हुई थी? मार्च 1931 में हुई थी। गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुई थी, जिनमें गांधी जी की निम्न मांगे मान ली गई थी कि जो हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। ठीक, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था ना उस टाइम में, तो जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो क्या बोला गया कि आप जो भी हिंसा जो नहीं किया होगा राजनीतिक बंदी, उनको आप छोड़ दीजिए, जो हिंसा किया होगा आप उसको मत छोड़िए। जिसमें से बेचारे भगत सिंह रह गए थे। भगत सिंह लोग क्या चीज़ में फंस गए थे? हिंसात्मक गतिविधि में, इसलिए उनको नहीं छोड़ा गया था इसके तहत, और बाद बाकी को छोड़ दिया गया था। और जो भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, क्योंकि वो लोग हिंसा तो कर नहीं रहे थे इसलिए। उसके साथ ही क्या किया गया था, इसमें क्या चीज़ मिला था? भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया था इस डील के बाद। ठीक, भारतीय अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। ठीक ना, अब दे सकते थे धरना। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को बहाल कर लिया गया। आंदोलन जब चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो क्या हो गया था, बहुत सारे जो टीचर्स थे या और भी जो सरकारी पद पे थे, उन्होंने अपना अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक, तो इसलिए उनको फिर से बहाल करने के लिए बोला गया कि आप चलिए हम वापस लेते हैं अपना, आप हमको करवा लीजिए, इन सबको फिर से बहाल कर दीजिए। इसके बाद गांधी जी को क्या करना था? अगर ये सब अंग्रेजों ने मान लिया था, तो गांधी जी को क्या करना था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना के लिए जाना था। कहाँ पे? इंग्लैंड। ठीक, तो इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि पहला गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए रिजर्व फॉर एनिमल बर्ड्स इटीसी इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो क्या बोलते हैं उसको? सेंचुरी बोलते हैं ना, बर्ड सेंचुरी, फिर ये सब बोलते हैं जहाँ पे रखा जाता है उनके प्राकृतिक निवास में, तो उसको क्या बोलते हैं? सेंचुरी। ऐसे चिड़ियाघर नहीं बोल देंगे, जू नहीं बोल देंगे, ठीक है ना, उनका प्राकृतिक आवास है। ऐसे तो चिड़ियाघर में क्या होता है, उसको तो बंदी बना के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है पुट साइड बाय साइड, मतलब बगल में रखना। तो बगल जक्सटापोज मीन्स क्या होता है? निकट में रखना या बगल में रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। ये तो सभी को मालूम है, जो पर्सन हमेशा सब कुछ में क्या देखता हो? ब्राइट साइड ही देखता हो, उसको निगेटिविटी नज़र ही नहीं आता, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्ट। ठीक ना, जैसे अभी कोरोना के पीरियड के टाइम में भी बहुतों का मोटिवेशन लो हो रहा होगा, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट होगा जो देख रहे होगा, नहीं यार कभी तो आएगा एग्ज़ाम, तो देंगे एग्ज़ाम, निकलेगा, मेरा रिजल्ट होगा और हम सरकारी पद पे बहाल होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टू विलिंग टू ओबे अदर पीपल। ठीक ना, बहुत ज़्यादा जिसमें उत्कंठा होती है कि हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक, तो उसको क्या बोलते हैं? वही हमको ढूंढना है। ठीक, तो देख एक एक करके चलते हैं क्या क्या होता है। सब्लिमेट मीन्स क्या होता है? उत्तेजित करना, किसी को उत्तेजित कर देना, चलो बढ़ा चढ़ा के उसको आगे कर देना, तो ये तो होगा नहीं फॉलो करने के लिए। सब्जुकेट मीन्स क्या होता है? किसी को अपने बस में कर लेना, सब्जुकेट, या उसको हरा देना। ठीक, ये भी नहीं हुआ। सबाल्टर्न मीन्स भी क्या होता है? अधीनस्थ ही होता है लगभग। एक आता है सबसर्वेंटली। इसका मतलब क्या होता है? सबसर्वेंटली मतलब होता है आपको चापलूसी बड़े ढंग से। ठीक ना, इसका मतलब ही चापलूसी करना, तेल लगाना, मक्खन लगाना, तो यही तो है कि आप उसको फॉलो करिएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? ये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं कौन से सदस्य? क्या कितने सदस्य किए जाते हैं? ये आपको अनुच्छेद 80 के तहत, आर्टिकल 80 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो आपको किस किस क्षेत्र से होने चाहिए? या तो वो विज्ञान से हो, साइंस से हो, या कला के क्षेत्र से हो, मतलब कला मीन्स डांस हो, गीत हो, गायन हो, इससे, या साहित्य से हो, साहित्य से भी हो सकता है वो आदमी, साहित्य के क्षेत्र से, या फिर आपको सामाजिक सेवा से हो, रिलेटेड हो। तो इन सभी को क्या किया जाता है? और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, उनमें से 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति जो है नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं। ठीक ना, नियुक्त नहीं, मनोनीत करते हैं सदस्य के लिए। इन लोगों को ऐसा मनोनीत क्यों किया जाता है? क्योंकि ये लोग अपने बेचारे
क्षेत्र से ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर किया गया था, तो उनके उनको खेल से रिलेटेड या क्रिकेट से बहुत सारे रिलेटेड नॉलेज था। तो अगर खेल से संबंधित कोई कानून बनेगा तो उसमें वो अपना योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर इनको बोला जाता चुनाव लड़ो भाई, तो इनको चुनाव लड़ने का, आज तक इन्होंने क्रिकेट खेला है तो चुनाव थोड़ी लड़ पाएंगे, जीत भी नहीं पाएंगे, क्योंकि राजनीति करना अलग बात है और अपना काम करना अलग बात है। इसी तरह जो साहित्य में जो बेचारे लेखक हैं या राइटर हैं, कुछ भी लिख रहे होते हैं, उनको राजनीति उतना नहीं करने आता है ना। इसलिए इन लोगों को चुना जाता है ताकि जो कानून इससे रिलेटेड बने उसमें ये लोग अहम योगदान दे सके, ताकि कानून अच्छा सा अच्छा कानून बने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक ना। तो भारत के राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक ना। संविधान का अगर उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं हमारे राष्ट्रपति, तो उनको संसद के किसी भी सदन में महाभियोग विधेयक चला के उनको हटाया जा सकता है। महाभियोग विधेयक, ये संसद के किसी भी सदन, राज्यसभा में भी चालू हो सकता है, लोकसभा में भी चालू हो सकता है। लेकिन जब ये चालू होगा तो क्या होगा, एक तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाएगा, 14 दिन पहले, साथ में कम से कम 1/4, मान लो संसद में 200 सदस्य हैं, ठीक, तो उसका 1/4 कितना हो जाएगा, 50। तो कम से कम 50 सदस्य क्या होने चाहिए, इस आरोप पे कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, इस आरोप पे 50 आदमी का कम से कम साइन होना चाहिए, तो जाके ही ये क्या हो सकेगा, महाभियोग विधेयक आगे बढ़ पाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के प्रधानमंत्री मुख्य हैं, क्या है मुख्य रूप से क्या है, भारत के प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के मुखिया है ना। आर्टिकल 74 के तहत क्या है कि मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के बीच में ये पुल का काम करते हैं, ठीक ना। पुल मतलब ब्रिज का, कि इधर क्या हो रहा है उधर क्या हो रहा है, दोनों का खबर देते हैं उसको, राष्ट्रपति को, ठीक। और एक्चुअली में क्या होता है, सारा निर्णय तो यही लेता है। कार्यपालिका का वास्तविक हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री ही होता है। तो ये किसके मुख्य हैं, केंद्रीय सरकार के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किधर गया नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, इल्मेनाइट जिसका प्रयोग अंतरिक्ष यान तथा टाइटेनियम बनाने में होता है, यह झारखंड के किस जिले में पाया जाता है, यह है रांची जिला में पाया जाता है, ठीक ना, रांची में पाया जाता है। इल्मेनाइट का सूत्र क्या होता है, FeTiO3, ठीक ना। ये और किस काम में आता है, पेंट में काम आता है, प्रिंटिंग इंक में काम आता है, फैब्रिक्स में काम आता है, प्लास्टिक में काम आता है। ये बहुतायत मात्रा में कहाँ पाया जाता है, यूराल रीजन में, ठीक ना, यूराल पर्वत श्रेणी जो है, तो ये आपको यूक्रेन में, रसिया में, उधर मिलेगा, ठीक। तो हमारे यहाँ भी मिलता है रांची में। चलिए ये तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, देश की प्रथम मीथेन गैस कुआं झारखंड में कहाँ पे मिली, पर्वतपुर कहाँ पे है, बोकारो में है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा कोयला का खान, यहाँ देखिए ये कर्णपुरा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल मीन्स एरिया वाइज, ठीक, एरिया वाइज सबसे बड़ा किसका है, कर्णपुरा का। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, मान लीजिए इसका क्षेत्र इससे छोटा है, ठीक ना, ये क्षेत्र रहा इतना झरिया का, लेकिन उत्पादन क्या है, इससे ज़्यादा है। मान लो यहाँ पे 100 टन कोयला निकलता है छोटा सा क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पे 70 टन ही कोयला निकलता है बड़ा सा क्षेत्र में, तो उत्पादन किसका ज़्यादा हुआ, इसका ना। तो उत्पादन में झरिया है, लेकिन क्षेत्र वाइज किसका है, कर्णपुरा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, झारखंड के सर्वाधिक भूकंप, चलिए भूकंप से रिलेटेड देख लेते हैं, झारखंड में कौन कौन सा क्षेत्र है जो कि भूकंप में आता है। तो झारखंड को भूकंप की दृष्टि से न्यून जोखिम वाले क्षेत्र में रखा जा सकता है, ठीक ना। इसको जोन 2, 3 और जोन 4 में रखा गया है लगभग। जोन 2 में जो आता है, कौन कौन आता है आपको,
गोड्डा प्लस साहेबगंज का कुछ क्षेत्र आता है, ठीक। वो काफ़ी जोन 2 में आता है, ये जोन 2 में, और काफ़ी संवेदन और जिलों की तुलना में ये काफ़ी संवेदनशील है, ठीक है ना। तो इसका क्या हमसे पूछ रहा है, सर्वाधिक भूकंप प्रभावित क्षेत्र, तो ये साहेबगंज गोड्डा ये जोन 2 में आता है और इसमें आता है, ठीक, ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। जोन 3 में 15 ज़िले हैं, जोन 3 में कितने ज़िले हैं, 15 ज़िले, और जोन 4 में कितने ज़िले हैं आपको, 7 ज़िले, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, पिछले 100 वर्षों में झारखंड में कितने वर्षों की बारिश में कमी है, तो 150 मिलीमीटर कमी आ गई है, लेकिन इस पर अच्छी खासी बारिश हो रही है, तो इसका प्रॉब्लम दूर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस जिले में कुल कृषि योग्य भूमि में सिंचाई के प्रतिशत, देखिए यहाँ पे सिंचाई के लिए दिया हुआ है, पलामू में कितनी होती है 24% लगभग, देवघर में 14%, देवघर गोड्डा में हल्का सा 22 है, 21 है यहाँ पर, हजारीबाग 10%, दुमका ये सबसे ज़्यादा वाला है, ठीक ना। झारखंड का ये 5 जिला है जो कि सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला है, तो इसमें से हमको देखना है सबसे ज़्यादा किस में है ना, क्वेश्चन में कौन कौन सा है, हजारीबाग, दुमका, देवघर, साहेबगंज, देख लो इसमें टॉप कौन है, देवघर है, पलामू तो है नहीं, तो देवघर टॉप में है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा देवघर। चलिए, होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर कर सकते हैं।